हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जी के ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आइए शुरू करेंगे आज के इस सेशन को। 8 नवंबर के सभी करंट अफेयर आज के इस सेशन में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन ध्यान से नोट कीजिए, एंड तक वीडियो में बने रहिए। पसंद आए तो लाइक और शेयर करके जाइएगा, और इसके अलावा चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले जितने भी वीडियो हैं उनके नोटिफिकेशन आपको इजीली मिलते रहें। आइए शुरू करेंगे 8 नवंबर के करंट अफेयर को। डेली करंट अफेयर की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएफ आपको मिलेगी क्रेजी जी का ट्रिक के एप्लीकेशन से फ्री ऑफ कॉस्ट, वहां से इसे आप कलेक्ट कर लीजिए। चलिए 8 नवंबर का सबसे पहला करंट अफेयर देखिए। 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको पहली चीज तो यह नोट करना चाहिए कि नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे किसकी कब मनाया जाता है। पहला क्वेश्चन तो ये हो गया। तो ये मनाया जाता है 7 नवंबर को। ठीक है, अब किसकी याद में मनाया जाता है? अगर क्वेश्चन ये देखें तो ये है मैरी क्यूरी। आंसर सी हो जाएगा। मैरी क्यूरी को आप सभी ने कभी ना कभी पढ़ा होगा, स्कूल टाइम में भी आपने पढ़ा होगा। बहुत ही फेमस महिला है ना। इन्हें भौतिकी और रसायन दोनों का नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। तो मैरी क्यूरी के सम्मान में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है 7 नवंबर को, याद रखिएगा। देखिए पहले भी ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है सेम पैटर्न पर कि 7 नवंबर को किसकी याद में राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस मनाया जाता है। तो आंसर हो जाएगा मैरी क्यूरी। ठीक है, यहां पर आप मैरी क्यूरी की इमेज देख सकते हैं। मैरी क्यूरी की याद में ही भारत में हर साल 7 नवंबर को नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे मनाया जाता है। यह मैरी क्यूरी का जन्म दिवस है। मैरी क्यूरी की बात करें तो देखिए रेडियो एक्टिविटी के क्षेत्र में इनके योगदान के लिए, इनके अनुसंधान के लिए मैरी क्यूरी को याद किया जाता है। ठीक है, रेडियो धर्मिता की खोज की थी, रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अभी हम जो भी रेडियोथेरेपी वगैरह देखते हैं, जो इलाज के साधन देखते हैं, वो कहीं ना कहीं पॉसिबल हो पाए थे रेडियो एक्टिविटी की खोज के कारण। ठीक है, तो मैरी क्यूरी को इसका श्रेय दिया जाता है। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की। पहले हम इसकी बात करेंगे, फिर थोड़ी सी डिटेल मैरी क्यूरी के बारे में पढ़ेंगे। देखिए नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? यह हमको आंसर मिल गया 7 नवंबर को। इसकी शुरुआत की गई थी 7 नवंबर 2014 में। अब देखिए 2024 में थीम की बात करें तो होप, लव एंड स्ट्रेंथ, आवर वेपन्स अगेंस्ट कैंसर। 2024 में नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे की थीम है। 7 नवंबर को 2014 में इसकी शुरुआत की गई थी। देखिए एक और कैंसर डे याद रखिएगा, वर्ल्ड कैंसर डे। यह भी काफी एग्जाम में पूछा गया है। वर्ल्ड कैंसर डे की बात करें तो यह 4 फरवरी को मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड में। पूरे वर्ल्ड में कैंसर डिसीज के लक्षणों के प्रति, उसके जो इलाज अवेलेबल है उसके प्रति लोगों को अवेयरनेस करना, इस डिसीज के प्रति लोगों को अवेयर करना वर्ल्ड कैंसर डे का मुख्य उद्देश्य है। और सेम यही नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे के रूप में देश में भी मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड कैंसर अवेयरनेस डे जो कि 4 फरवरी को मनाया गया था, अगर उसकी थीम की बात करें तो क्लोज द केयर गैप, एवरीवन डिजर्व एक्सेस टू कैंसर केयर। वर्ल्ड कैंसर डे 2024 4 फरवरी की थीम थी। मैरी क्यूरी की यहां पर बात करें तो एक साइंटिस्ट है, बहुत ही फेमस, पोलैंड की रहने वाली थी। 1903 में इन्हें फिजिक्स के नोबेल से सम्मानित किया जा चुका था, भौतिकी का नोबेल। और इसके बाद देखिए 1911 में इन्हें केमिस्ट्री का भी नोबेल दिया गया। एकमात्र महिला जिन्हें भौतिकी मतलब फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का नोबेल दिया गया है, मैरी क्यूरी। इन्हीं के सम्मान में 7 नवंबर को मनाया जाता है नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे इंडिया में। कब? 7 नवंबर को। ठीक है, हो गया क्लियर कब से मनाया जा रहा है? 2014 से। सेकेंड क्वेश्चन पर आइए। हाल ही में किस राज्य में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया गया? तो उत्सव का नाम सुनिएगा, आर्ट एंड कल्चर से क्वेश्चन काफी पूछा जाता है। निंगोल चकोबा फेस्टिवल की उत्सव की बात करते हैं तो इसे मनाया जाता है भारत के मणिपुर राज्य में। इंपॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि मणिपुर में आपको पता है कुछ समय से काफी गृह युद्ध जैसे हालात है, घरेलू हिंसा काफी, मणिपुर काफी प्रभावित रहा है, तो वहां से क्वेश्चन आने की संभावना ज्यादा हो जाती है। तो यहां पर निंगोल चकोबा एक फेस्टिवल है जो कि भारत के मणिपुर राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है।
देखिए मणिपुर राज्य में ये जो फेस्टिवल है ना, स्पेशली विवाहित महिलाओं से संबंधित है ना, जो मैरिड गर्ल्स हैं उनसे संबंधित है, उनके सम्मान में मनाया जाता है। दो वर्ड है मणिपुरी लैंग्वेज में, देखिए निंगोल और चकोबा। निंगोल का अर्थ होता है विवाहित महिला और चक्कोबा का अर्थ होता है दावत का निमंत्रण। शादी के बाद जब बेटियां माता पिता के घर आती है ना, तो माता पिता सम्मान में, विवाहित बेटियों के सम्मान में एक भव्य बोल सकते हैं भोज का आयोजन करते हैं। तो उसी को सेलिब्रेट किया जाता है निंगोल चकोबा के नाम से मणिपुर राज्य में। ठीक है, तो मणिपुर स्टेट में निंगोल चकोबा उत्सव मनाया जाता है, अभी मनाया गया था, तो आप याद रखिएगा। मणिपुर में कुछ और भी फेस्टिवल काफी फेमस है। एक है चेइरा ओबा, मणिपुर के न्यू ईयर के रूप में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। कौन सा है? चेइरा ओबा। इसके अलावा मैतेई जनजाति का एक महत्वपूर्ण त्योहार लाई हराओबा के नाम से मनाया जाता है, और एक चुम्फा है ना, जो मणिपुर में फसल उत्सव के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये सारे मणिपुर के फेस्टिवल थे, अलग अलग समय पर मनाए जाते हैं, याद रखिएगा, पूछे जा सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को ऑफर ऑफ द डे बता दूं आज का। आप सभी के लिए सामान्य हिंदी का फाउंडेशन कोर्स अवेलेबल है। रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको सारे वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे, क्लास नोट्स आपको यहां पर हिंदी के अवेलेबल है। जिस भी एग्जाम में आपको इंडिया में हिंदी पूछी जाती है ना, उसके लिए ये आपके लिए हिंदी का कोर्स सफिशिएंट रहेगा। ठीक है, काफी नॉमिनल चार्जेस में अभी आपके लिए ये अवेलेबल है। नीचे डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मैं आपको दे देता हूं, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। इसके अलावा रूट एप्लीकेशन और क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को एक बार चेकआउट कीजिए, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। वहां पर आपके एग्जाम ओरिएंटेड काफी सारे कोर्सेस है, आप उन्हें भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी आपकी क्वेरी है तो नीचे हेल्पलाइन नंबर है, उस पर कॉल कर लीजिए, आपकी क्वेरी सॉल्व हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पर आएंगे। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने राज्य की सरकारी नौकरी में महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने को मंजूरी प्रदान की? तो देखिए मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरियों में अब महिलाओं को 35% तक रिजर्वेशन दिया जाएगा। 35% आरक्षण देने वाला जो विधेयक है उसको मंजूरी दी है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। मध्य प्रदेश के सीएम वर्तमान में डॉक्टर मोहन यादव है। ठीक है, हाल ही में इनकी अध्यक्षता में जो स्टेट कैबिनेट की बैठक हुई थी, उसमें स्टेट गवर्नमेंट की नौकरियों में महिलाओं को जो 33% आरक्षण पहले दिया जाता था, उसको बढ़ाकर 35% कर दिया गया है। मतलब कितना परसेंट आरक्षण बढ़ाया गया? 2%। ठीक है, 33% से 35% आरक्षण किया गया है। मध्य प्रदेश में महिला आरक्षण 33% से बढ़ाकर 35% करने वाला जो बिल था, वो लास्ट ईयर अक्टूबर 2023 में उस वक्त के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने इंट्रोड्यूस किया था। लेकिन फिर इलेक्शन आ गए थे विधानसभा के एमपी में 2023 के एंड में, और शिवराज सिंह चौहान फिर सीएम के पद पर नहीं रहे, और फिर मोहन यादव ने कमान संभाली मध्य प्रदेश में सीएम पद की। गवर्नमेंट बीजेपी की थी लेकिन सीएम बदले, मोहन यादव आए, और अब मोहन यादव ने जो फैसला पेंडिंग था उसको मंजूरी दे दी है, और एमपी में अब सरकारी नौकरियों में जो 33% आरक्षण था अभी तक, उसको बढ़ाकर कर दिया गया 35%। ठीक है, नेक्स्ट 7 नवंबर 2024 में वन रैंक वन पेंशन योजना को 10 साल पूरे हो गए हैं। वन रैंक वन पेंशन योजना कब शुरू की गई थी? तो आपको पता है जो हमारे सेवानिवृत्त सैन्य कर्मी है ना, आर्मी जो ऑफिसर्स हैं, आर्मी के जो लोग हैं, उनके लिए वन रैंक वन पेंशन योजना को शुरू किया गया था देश में 7 नवंबर 2015 को। 7 नवंबर 2015 को इसे इंट्रोड्यूस किया गया था, और अभी वन रैंक वन पेंशन, ठीक है, OROP, वन रैंक वन पेंशन, इसके 10 साल पूरे हुए हैं, है ना। देखिए 7 नवंबर 2015 को देश में लागू किया गया था। उद्देश्य क्या है? भारत में जो पूर्व सैनिक है, जो एक्स आर्मी ऑफिसर हैं, एक्स आर्मी के जो लोग हैं, उन्हें एक जैसी रैंक के लिए, एक जैसी टाइम पीरियड में जो उन्होंने सेवा दी है आर्मी में, उसके लिए एक जैसी पेंशन दी जाएगी। देखिए पहले क्या चलता था, एक एग्जांपल देता हूं। सन 2000 में मान लीजिए कोई किसी आर्मी ऑफिसर को पेंशन दी जा रही है, उस वक्त पेंशन थी 10,000। अब 2010 में
नई पेंशन स्कीम आ गई और कोई आर्मी ऑफिसर रिटायर हुआ तो उसको मिली पेंशन 20,000, जबकि दोनों की रैंक एक ही थी और दोनों ने एक टाइम पीरियड तक सर्विस में रहे हैं। लेकिन फिर भी 2000 में जो रिटायर हुए हैं उनको पेंशन 10,000 और 2010 में जो रिटायर हुए उनको पेंशन 20,000, जबकि रैंक एक ही है। अवधि काम करने की जो उन्होंने सेवा दी है आर्मी में वो भी एक ही है। तो इस डिफरेंस को खत्म करने के लिए वन रैंक वन पेंशन प्लान को सेंट्रल गवर्नमेंट लेकर आई थी 7 नवंबर 2015 में। ठीक है, तो इसके आधार पर समान पेंशन सुनिश्चित किया गया था देश में। जितने भी सेवानिवृत्त रिटायर्ड सोल्जर्स हैं हमारे, उनके लिए एक समान पेंशन की व्यवस्था की गई थी। समझ में आ गया? इजी वे में मैंने आपको समझा दिया कि ये योजना क्या है। अभी इसको 10 साल पूरे हुए हैं, है ना। 25 लाख से अधिक जो आर्म्ड फोर्स के पेंशनधारी हैं और उनके जो परिवार हैं पेंशनर, उनको अभी तक पेंशन दी जा रही है और इस योजना का लाभ दिया जा रहा है ना। रक्षा पेंशन व्यय जो डिफेंस पेंशन एक्सपेंडिचर है, पिछले एक दशक में 3 गुना तक बढ़ा है। 10 साल में 3 गुना तक बढ़ गया है। 2023-24 का अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो हमने केवल डिफेंस पेंशन एक्सपेंडिचर पर ही 1.4 लाख करोड़ रुपए हमने एक्सपेंसेस किए हैं, व्यय किए हैं, तो पेंशन के रूप में दिया गया। ठीक है, तो वन रैंक वन पेंशन स्कीम 2015 में इसे लॉन्च किया गया था 7 नवंबर 2015 को। ठीक है, अब इसके 10 साल हाल ही में पूरे हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने किस वर्ष तक राजस्थान में बाल विवाह उन्मूलन का लक्ष्य रखा है? तो सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह, ठीक है, उन्मूलन का लक्ष्य रखा है। चाइल्ड मैरिज, राजस्थान के जो दूर दराज के इलाके हैं वहां पर चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा होती है। आज भी चाइल्ड मैरिज से राजस्थान बहुत ज्यादा प्रभावित है। तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को एड्रेस किया है और सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में बाल विवाह को पूर्ण रूप से खत्म करने के दिशा निर्देश दिए हैं और इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक राजस्थान में बाल विवाह को खत्म किया जाना चाहिए। हाल ही में देखिए कुछ समय पहले नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, ठीक है, आया था। उसके अनुसार राजस्थान में 20 से 24 साल की अभी जो वर्तमान महिलाएं है ना, उनमें से 25% ऑलमोस्ट 25.4% विमेंस ऐसी हैं जिनकी शादी 18 साल के पहले ही हो चुकी थी। मतलब जो लीगल एज है ना, उनमें से 25%, 1/4 होता है कुल महिलाओं का, 1/4 महिलाओं की शादी, 25% महिलाओं की शादी आज भी 18 साल से कम की उम्र में हो रही है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है और बाल विवाह प्रतिशत अधिनियम 2006 को बहुत ही स्ट्रांगली और प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया रोकथाम, संरक्षण और अभियोजन मॉडल को अपनाया जाना चाहिए 2006 के अधिनियम के आधार पर। ठीक है, वैसे 2024 में राजस्थान हाईकोर्ट ने भी एक आदेश दिया था। उसने कहा था कि राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1996 के तहत अगर किसी भी गांव में चाइल्ड मैरिज होती है तो भाई उसको रोकने के लिए ग्राम का जो सरपंच है ना वो जिम्मेदार होगा और अगर कुछ होता है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान में चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए 2030 तक के लक्ष्य डिसाइड किया है। 2030 तक का उन्मूलन लक्ष्य रखा है। ठीक है, बुक रतन टाटा अ लाइफ किसके द्वारा लिखी गई? तो बुक रतन टाटा अ लाइफ ये लिखी गई है थॉमस मैथ्यू के द्वारा। थॉमस मैथ्यू के द्वारा लिखित रतन टाटा अ लाइफ, हाल ही में देखिए एक पब्लिशिंग कंपनी है हार्पर कोलिंस, इन्होंने रतन टाटा अ लाइफ बुक को लॉन्च किया है। लिखने का श्रेय दिया जाता है थॉमस मैथ्यू को और लॉन्च करने वाला पब्लिशर कंपनी कौन? हार्पर कोलिंस। बुक में क्या होगा? तो रतन टाटा के जीवन पर आधारित ये पूरी बुक है। उन्होंने लाइफ का फेस कैसा रहा, उन्होंने शादी क्यों नहीं की और कैसे उन्होंने टाटा ग्रुप ऑफ कंपनी को इतना ऊंचाई तक ये लेकर गए और क्या क्या रतन टाटा के जीवन के अनुभव हैं, उन सभी को इस बुक में पिरोया गया है। रतन टाटा अ लाइफ बुक किसके द्वारा लिखी गई? थॉमस मैथ्यू के द्वारा। अभी लॉन्च किसने की है? हार्पर कोलिंस, एक पब्लिशर ग्रुप है, कंपनी है। ठीक है, दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा पब्लिशर कंपनी के रूप में इसे देखा जाता है।
ठीक है। हार्पर कॉलिंस का जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क शहर और लंदन में देखने को मिलता है, दो जगह इसके हेडक्वार्टर देखने को मिलते हैं। यहां पर थॉमस मैथ्यू की बात करें, जिन्होंने रतन टाटा लाइफ बुक को लिखा है, तो ये भारत के एक रिटायर आईएएस अधिकारी हैं। ठीक है, 1983 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के अधिकारी हैं, सेवानिवृत्त। ठीक है, थॉमस मैथ्यू, जिन्होंने रतन टाटा अ लाइफ नाम की बुक को लिखा है। हाल ही में इसका विमोचन किया गया। भारत की पहली इंडिया फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल का नाम क्या है? तो इंडिया की पहली इंडिया फर्स्ट रेड डॉट साइट पिस्टल, इसे नाम दिया गया है फैंटम। आंसर ए। देखिए, रेड डॉट साइट जानते हैं क्या होता है ना, जो बंदूकों के ऊपर एक पॉइंटर लगा रहता है, अगर आपने देखा हो तो, है ना, राइफल या शॉटगन के ऊपर जो एक पॉइंटर लगा रहता है लेजर जैसा, है ना, तो किसी भी जगह को, किसी भी चीज को शूट करने में बहुत ही मदद करता है। एक सटीक निशाना लगाने में रेड डॉट साइट का यूज किया जाता है। अब भारत की पहली रेड डॉट साइट पिस्टल लॉन्च की गई है, भारत की पहली है, भारत में पहली बार बनाई गई है, इसे नाम दिया गया है फैंटम। ठीक है, बनाया किसने? तो कर्नाटका बेस्ड एक कंपनी है, एस्टर डिफेंस कंपनी है, इसने इस पिस्टल का निर्माण किया। अगर आप यहां पर देखेंगे, ठीक है, इस पिस्टल का जो वेट है 650 से 750 ग्राम तक देखने को मिलता है, और पिस्टल से 17+1 राउंड की इसकी कैपेसिटी है, 17 राउंड तक ये फायर कर सकती है। और पिस्टल है, पिस्टल कैसी है इसे याद रखिएगा, रेड डॉट साइट पिस्टल है ना। तो पहली इंडिया की रेड डॉट साइट पिस्टल, नाम क्या दिया गया? तो नाम दिया गया है इसे फैंटम। ठीक है, आगे आइए। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक क्या है? हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, देखिए क्वार्टरली लॉन्च किया जाता है, हेनले एंड पार्टनर्स नाम का ग्रुप हेनले पासपोर्ट इंडेक्स को जारी करता है। इंडेक्स क्या है पहले यह समझिए। किस देश के पासपोर्ट से बिना वीजा या फिर वीजा ऑन अराइवल कितने देशों की यात्रा की जा सकती है, इस आधार पर इस इंडेक्स में पासपोर्ट को रैंक दी जाती है देशों के। देखिए, जिस देश के पासपोर्ट पर जितने ज्यादा देशों तक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की अगर यात्रा की जा रही है, मतलब उस देश पर दुनिया के देशों को ट्रस्ट उतना ज्यादा है, तभी वो बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल को एक्सेप्ट कर रहे हैं उस पासपोर्ट से। तो इस आधार पर रैंक दी जाती है पासपोर्ट को। जितने ज्यादा देशों तक बिना वीजा या वीजा ऑन अराइवल की रीच है किसी पासपोर्ट की, वो उतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 हाल ही में आया है, नवंबर 2024 की रिपोर्ट आई है, और इसमें भारत के जो पासपोर्ट है उसको 83 रैंक पर रखा गया है, 83वीं रैंक। ठीक है, देखिए पासपोर्ट क्या है ये तो आपको पता चल गया, क्वार्टरली जारी किया जाता है ये भी आपको पता चल जाना चाहिए। ठीक है, किस देश का पासपोर्ट कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, किस आधार पर, यह मैं आपको बता चुका हूं, वीजा या वीजा ऑन अराइवल। अब अगर हम रैंक देखने जाते हैं तो सिंगापुर हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 की जो नवंबर क्वार्टरली रिपोर्ट है उसमें 195 देशों की श्रेणी में पहले नंबर पर है सिंगापुर का पासपोर्ट। सॉरी, 195, 199 से ज्यादा कंट्रीज के पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शामिल किया जाता है। यूएनओ के सारे देश, जितने भी देश है और उसके अलावा भी अदर कंट्री, उनके पासपोर्ट को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में जगह दी जाती। किसी एक देश का, एक से ज्यादा देशों के पासपोर्ट किसी एक सिंगल रैंक पर हो सकते हैं। देखिए, 195 देशों की यात्रा की जा सकती है सिंगापुर के पासपोर्ट से, तो सबसे ज्यादा पावरफुल पासपोर्ट हो जाता है सिंगापुर का। ठीक है, सेकेंड नंबर पर एक साथ काफी सारे पासपोर्ट को रखा गया है, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन, ये सब दूसरी रैंक पर है। इनके पासपोर्ट से 192 कंट्रीज की यात्रा की जा सकती है। यूएसए का पासपोर्ट तीसरे नंबर पर आता है 186 कंट्रीज के साथ। इंडिया का पासपोर्ट आता है 83 रैंक पर, 58 कंट्रीज की यात्रा की जा सकती है इंडिया के पासपोर्ट से, वीजा या वीजा ऑन अराइवल, 58 देशों की यात्रा। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की जो रिपोर्ट आई है अभी, उसमें इंडिया की रैंक क्या है? 83। आंसर ले लिया हमने 83। ठीक है, चलिए आगे बढ़े।
भारत सरकार ने उत्तराखंड में जलापूर्ति और अन्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक ने कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो इंडिया को एशियन डेवलपमेंट बैंक ऋण देने वाला है 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का। क्यों? ताकि उत्तराखंड में एक तो जलापूर्ति की व्यवस्था की जा सके और वहां पर जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उससे डेवलप किया जा सके। तो एशियाई विकास बैंक ने भारत के उत्तराखंड राज्य में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण को हाल ही में मंजूरी दी है। उत्तराखंड में नॉर्मली वाटर सप्लाई, सैनिटाइजेशन, स्वच्छता बनाए रखने के लिए और इसके अलावा अदर शहरी सेवाओं के विकास के लिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 200 मिलियन डॉलर इंडिया को देने वाला है एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, तो इस परियोजना का उद्देश्य एक ऐसा शहरी बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है जो कि बाढ़, भूसंकलन, जलवायु परिवर्तन या फिर कोई भी इन्वायरमेंट या डिजास्टर होता है तो उसके जोखिम को कम कर सके। तो उत्तराखंड को इस तरीके से डेवलप करने के लिए इंडिया और एशियाई डेवलपमेंट बैंक के मध्य में समझौता हुआ है 200 बिलियन डॉलर के ऋण का। एशियाई डेवलपमेंट बैंक इंडिया को यह ऋण देने वाला है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन पर आइए। मध्य प्रदेश और किस राज्य ने चीता परियोजना के लिए संयुक्त कॉरिडोर प्रबंधन समिति का गठन किया है? तो जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन मध्य प्रदेश और राजस्थान ने मिलकर किया है। आपको पता है मध्य प्रदेश में कुनो पालपुर एक नेशनल पार्क है, पालपुर कुनो भी कहते हैं या कुनो नेशनल पार्क भी कहते हैं, मध्य प्रदेश के श्योपुर में। आपको पता है 2-3 साल पहले भारत के पीएम नरेंद्र मोदी ने वहां पर कुछ चीते छोड़े थे, अफ्रीकी चीते, नामीबिया से चीते लेकर आए थे और हमने वहां पर कुनो नेशनल पार्क में छोड़े थे। वो एकमात्र प्लेस है जहां पर अभी जहां पर चीते देखने को मिलते हैं, अफ्रीकी चीते। ठीक है, अब क्या हुआ कि कुनो नेशनल पार्क जो है ना वो एमपी और राजस्थान की बाउंड्री पे, तो वो जो चीते ना घूमते घूमते राजस्थान की बाउंड्री में इंटर होते हैं क्योंकि वो जंगल क्षेत्र है, तो वहां पर इंटर होते हैं। अब ऐसे केस में चीतों का संरक्षण किया जाना बहुत जरूरी है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान सरकार ने चीता प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट कॉरिडोर मैनेजमेंट कमेटी का गठन किया है हाल ही में। ठीक है, तो समिति की अध्यक्षता है संयुक्त रूप से मध्य प्रदेश और राजस्थान के जो मुख्य वन्यजीव संरक्षक और प्रधान मुख्य वन संरक्षक है उनको नियुक्त किया गया है। यह मॉनिटरिंग करेंगे। राजस्थान में चीतों के प्रवेश की घटना को देखते हुए उनका संरक्षण किया जाना जरूरी था, इसलिए एमपी और राजस्थान ने मिलकर यह स्टेप उठाया है ना। जो पैनल है, जो समिति बनी है मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क और गांधी सागर सेंचुरी में चीतों के भविष्य के लिए कि क्या बाद में आगे चलकर उनके लिए विस्तार किया जाना चाहिए नेशनल पार्क का, क्या चीतों को अदर जगह शिफ्ट किया जा सकता है और चीतों की जो जनसंख्या है वो कैसे बढ़ाई जा सके, इसके लिए पर्टिकुलर ये जो कमेटी है वो काम करने वाली है और अपनी रिपोर्ट दोनों राज्यों की गवर्नमेंट को ये सौंपने वाली है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान के मध्य में यह समझौता हुआ है चीता संरक्षण प्रोजेक्ट के तहत। ठीक है, तो यहां पर 8 नवंबर 2024 के सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में समझे, एक एक फैक्ट को समझा। अब हम लास्ट डे के करंट अफेयर को यहां पर एक बार रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट डे का करंट अफेयर एमसीक्यू फॉर्म में आंसर लेंगे। 6 नवंबर 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने मेधावी छात्रों को फाइनेंशियल हेल्प प्रदान करने के लिए कौन सी योजना को मंजूरी प्रदान की है? तो कौन सी है भाई? पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। ठीक है, अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति किसे चुना गया? तो अमेरिका के 47th प्रेसिडेंट कौन बने हैं? डोनाल्ड ट्रंप। यहां पे आंसर ले लिया, पीएम विद्या लक्ष्मी योजना, डोनाल्ड ट्रंप। लोक गायिका शारदा सिन्हा का निधन हो गया, इन्हें पद्म भूषण कब दिया गया था? तो पद्म भूषण दिया गया था 2018 में। किस देश ने विश्व का पहला लकड़ी का बना उपग्रह लॉन्च किया है? तो लिग्नोसैट लॉन्च किया है जापान की गवर्नमेंट ने, जापान का जो अंतरिक्ष एजेंसी है उसने। नाम क्या है? लिग्नोसैट। बुक फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स किसने लिखी है? तो इसे श्री राम चौलिया ने लिखा है। आगे बढ़ेंगे।
नवंबर 2024 में महाराष्ट्र राज्य के नए डीजीपी कौन नियुक्त किए गए? तो ये कौन बने हैं? संजय कुमार वर्मा। नवंबर 2024 में कैबिनेट ने एफसीआई के लिए फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए कितने करोड़ रुपए की इक्विटी निवेश को मंजूरी दी है? तो 10,700 करोड़ रुपए के। अस्मी क्या है जिसे भारतीय सेना ने हाल ही में अपनी उत्तरी कमान में शामिल किया है? तो अस्मी की बात करें तो एक मशीन पिस्तौल है, ठीक है ना, जो कि हाल ही में भारतीय सेना ने उत्तरी कमान में शामिल की है, मशीन पिस्तौल। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना शुरू की? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने। किस भारतीय मुक्केबाज ने वर्ल्ड बॉक्सिंग फेडरेशन का सुपर फेदरवेट वर्ल्ड टाइटल अपने नाम किया? तो ये हो जाएंगे मनदीप जांगड़ा। ये सारे क्वेश्चन लास्ट सेशन में हमने डिटेल में समझे थे। अब क्वेश्चन ऑफ द डे के आंसर लेंगे फटाफट, ठीक है। किस शासक की मृत्यु पोलो खेलते समय घोड़े से गिरने से हुई थी? तो ये थे कुतुबुद्दीन ऐबक, है ना। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को हराया था। और भारत की पहली महिला शासिका या मुस्लिम महिला शासिका थी कौन? रजिया सुल्तान, ठीक है। तो तीनों क्वेश्चन के यहां पर आपको आंसर मिल गए। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे आंसर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? और प्रबोवो सुबियांतो किस देश के वर्तमान में प्रेसिडेंट है? तीनों ही क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा। सेशन कैसा लगा ये भी बताइएगा। सेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।